हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे और कुछ न्यूज़ भी निकल के सामने आ रही हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाबे वाला सबसे पहले कल दो मैचेस खेले गए, एक इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और दूसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। और अगर देखा जाए तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बड़े आराम के साथ जो है शिकस्त दे दिया है और क्या कमाल की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है इंडिया की टीम की जानब से, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की जानब से अगर देखा जाए तो बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर से जो फेल हुई है, तो उसके हवाले से बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो कब परफॉर्म करेगी, क्या हमेशा हम अपने बॉलर्स के सर पे ही जीतेंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो सौरव गंगोली निकल के सामने आए हैं और गंगोली साहब ने अगर देखा जाए तो संजू सैमसन के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट जारी किया है, उनके हवाले से बात करेंगे उन्होंने क्या कुछ बोला। उसके बाद अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव ने जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से रिजवान को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को सूर्य कुमार यादव ने पीछे छोड़ दिया है। वो क्या सीन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो नए रूल्स आए हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 मैच में, उन रूल्स को अप्लाई किया जाएगा। वो कौन कौन से रूल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद रोहित शर्मा ने MS धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ डाला है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो सबसे पहले बात करेंगे कल जो पहला मैच खेला गया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या कमाल की जो बॉलिंग देखने को मिली है इंडिया की टीम की जानब से, और साउथ अफ्रीका की एक जबरदस्त किस्म की जो बैटिंग है उसको बिल्कुल एक्सपोज करके छोड़ दिया। और अगर देखा जाए तो 106 स्कोर ही साउथ अफ्रीका की टीम बना सकी और भारत ने वापस जो है वो अगर देखा जाए तो 16.2 ओवर्स में ये टारगेट बड़ी आसानी के साथ जो है वो चेस कर लिया। लेकिन इंडिया की जानब से क्या कमाल की बॉलिंग देखने को मिली है, खास करके अर्शदीप सिंह और दीपक चहर ने कमाल की बॉलिंग की है। अगर देखें तो स्टार्टिंग में इतना खतरनाक किस्म का स्पेल देखने को मिला इन दोनों की जानब से। अर्शदीप सिंह पहले यार्कर्स कमाल के, फिर अगर देखा जाए तो इन स्विंग और आउट स्विंग कमाल की, यानी कि पहले 6 ओवर्स में आपको जो है वो स्विंग का इतना कमाल का मुजाहरा देखने को मिला कि आप जिसकी कहीं पर मिसाल नहीं मिलती है। अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में जो है वो 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और वो क्या कमाल के बॉल्स थे जो है वो अगर देखा जाए तो इनसाइड एज हुआ जब, और डीकॉक जब आउट हुए वो कमाल का बॉल। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस बॉल पर मिलर आउट हुए, यानी कि जबरदस्त किस्म की जो है बॉलिंग देखने को मिली है इन बॉलर्स की जानब से, और बिल्कुल जो है पहले 2-3 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को एक्सपोज करके छोड़ दिया। और अगर देखा जाए तो 2 ओवर्स के बाद ऐसा लग रहा था कि ये मैच अभी से जो है भारत की टीम जीत गई है, क्योंकि उनकी 4 से 5 विकेटें जो है वो पावर प्ले में ही गिर चुकी थी। और पावर प्ले में जब आपकी 4-5 विकेटें गिर जाती हैं तो फिर इस मैच में वापसी करना आपके लिए इतना इजी काम नहीं होता है। तो अर्शदीप सिंह, इनके हवाले से सबको मालूम था कि इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, सबको मालूम था कि ये बंदा जो है डेथ ओवर्स में भी कमाल की बॉलिंग करता है और स्टार्टिंग के ओवर्स में भी ये बंदा कमाल की बॉलिंग करता है, और उसका नमूना जो है वो इसने कल दिखाया है। और कल जो है वो आंधी आई हुई थी, ऐसा लगा कि पहले 6 ओवर्स में आंधी आई हुई थी अर्शदीप सिंह और दीपक चहर नाम की, और साउथ अफ्रीका का सब कुछ जो बहा के ले गई। बहरहाल कमाल की बॉलिंग इन दोनों ने किया है और वर्ल्ड कप के लिए जो है वो अब भारत के पास ऑप्शंस खुल गए हैं। अर्शदीप सिंह तो पहले ही वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन दूसरी साइड दीपक चहर अगर देखा जाए तो अब वो जो है वो भुवनेश्वर कुमार की जगह लेने के लिए मुकम्मल जो है वो बैग पैक कर चुके हैं और मुकम्मल जो है वो तैयार हैं। और अब भारत के पास जो है वो एक ऐसा ऑप्शन आ चुका है कि आप भुवी कुमार अगर फॉर्म में नहीं है भाई, तो आप जो है वो दीपक चहर को उनकी जगह पे टीम का हिस्सा बना सकते हो और ये वर्ल्ड कप में आपको बड़ा अच्छा करके दे सकते हैं। कल जैसे इनको स्विंग मिली है स्टार्टिंग के ओवर में, जो जैसे इन्होंने बॉलिंग किया है, बैट्समैन का पीछा किया है, बैट्समैन के पाँव का पीछा किया है, ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। तो ऐसा बॉलर आपको चाहिए भाई। ये अगर वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर आपकी जो बॉलिंग अटैक है इसके सामने कोई भी बैटिंग जो है वो टिकने वाली नहीं है।
तो कमाल हो जाएगा अगर दीपक चहर को आप जो है वो टीम का हिस्सा बना लें। वैसे तो शमी भी वापस आ रहे हैं, शमी ने भी कल स्टोरी लगाई हुई थी कि मेरी जो कोविड की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, तो शमी भी अब आपके पास वर्ल्ड कप के लिए जो है वो अवेलेबल होंगे। तो ये अगर आपका बॉलिंग अटैक बन जाए, बुमराह, शमी, अर्शदीप सिंह, दीपक चहर, हर्षल पटेल, तो क्या कमाल का आपका बॉलिंग अटैक बन जाएगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो हर्षल पटेल भी बड़े अच्छी फॉर्म में नजर आए कल के मैच में। कल ऐसा लगा कि वो अपनी पहले वाली फॉर्म में वापस आ चुके हैं। अगर आके देखा जाए तो 26 स्कोर दिए 4 ओवर्स में, 2 विकेटें भी हासिल की, और जो उन्होंने लास्ट ओवर किया वो बहुत कमाल का ओवर था। लास्ट ओवर में उन्होंने स्कोर नहीं दिए और कमाल का वो ओवर था, और डेथ ओवर्स के वो स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने कल साबित किया है। बहरहाल अगर 1-2 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहती है तो फिर भारत के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन भारत के लिए परेशानी का सबब इस टाइम बुमराह है भाई साहब, क्योंकि बुमराह पहले आपको बताया कि बैक की इंजरी थी, वो जो है वो टीम से बाहर 2 मंथ तकरीबन बाहर रहे, एशिया कप भी उन्होंने नहीं खेला। लेकिन उसके बाद अब जो है वो इनको दोबारा से जो है वो इंजरी हुई है, और अब जो है वो अगर देखा जाए तो कुछ खिंचाव आया है उनको। तो अब अगर बुमराह देखा जाए तो नेक्स्ट मैच भी शायद आपको खेलते हुए दिखाई ना दिए जाए। लेकिन बुमराह का ये मैचेस खेलना जरूरी था, क्योंकि प्रीमियम बॉलर हैं भारत के बुमराह, और बुमराह फॉर्म में नहीं है। बुमराह हमने देखा कि इंजरी के बाद जाहिर है किसी भी बॉलर के पास जो है वो मौका होता है वापसी करने का, लेकिन इंजरी के बाद फॉर्म में आना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो बुमराह को हमने देखा पहले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, फिंच को आउट किया, वो जो उन्होंने यार्कर लगाया था स्मिथ को, जिस पर वो गिर गए थे, वो बड़ा कमाल का यार्कर था। ऐसा लग रहा था कि वो लय में आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे मैच में बुमराह की काफ़ी सारी पिटाई हुई है, 52 स्कोर वो खा गए हैं, और इससे पहले कभी उन्होंने इतने ज़्यादा स्कोर नहीं खाए हुए थे। तो बुमराह जो है परेशानी का सबब है, उनकी फॉर्म परेशानी का सबब नहीं है, उनकी इंजरी जो है वो परेशानी का सबब है। फॉर्म तो वापस आ जाएगी, वो 1-2 मैचेस खेलेंगे वैसे ही उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी, लेकिन वो इंजरी से निकलेंगे तो तब ना। तो ये भारत के लिए थोड़ी परेशानी का सबब है। बहरहाल जब भारत की बैटिंग आई तो आपको पता है कि ये जो कंडीशन है काफ़ी ट्रिकी कंडीशंस थी। रोहित शर्मा ने भी यही बोला कि यार पिच काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, उसके बाद राहुल और सूर्य कुमार यादव दोनों की जानब से 50-50 स्कोर आए, और दोनों ने कमाल की बैटिंग की है, और टीम को जो है वो एंड तक लेके गए, और 16वें ओवर में जाके वो मैच बड़े आराम के साथ इन दोनों ने फिनिश किया। राहुल फॉर्म में आ चुके हैं भारत के लिए, ये अच्छा है, और स्काई ने भी बड़ी कमाल की बैटिंग की है, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, और स्काई तो हमेशा से बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। इस पूरे साल में अगर देखा जाए तो स्काई अनबिलीवेबल बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट इनका सबसे बेहतरीन, पहले 170 का होता था, अब इनका नॉर्मल स्ट्राइक रेट जो है वो 180-85 का रहता है। तो कमाल का इस बंदे का स्ट्राइक रेट है। T20 की रैंकिंग में बाबर आजम जैसे प्लेयर को पीछे छोड़ दिया है। पहले ये नंबर 3 पर थे, अब जो है बाबर आजम को पीछे छोड़ के ये नंबर 2 पर आ चुके हैं, और जैसे ये बैटिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्द आपको नंबर 1 पर भी नजर आने वाले हैं। दूसरी साइड जो न्यूज़ आ रही है इनके हवाले से, मोहम्मद रिजवान को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और किस लिस्ट में इन्होंने पीछे छोड़ा है? छक्कों की लिस्ट में। T20 में अगर देखा जाए तो लास्ट जो ईयर था उसमें मोहम्मद रिजवान ने जो है वो सबसे ज़्यादा 42 छक्के लगाए हुए थे, और अब जो है वो 2022 अभी जारी है, लेकिन इसमें सूर्य कुमार यादव सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए, 45 छक्के ये लगा चुके हैं, और अभी कुछ मंथ बाकी हैं 2022 को एंड होने में, तो ये और भी ज़्यादा जो है छक्के लगा सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो है इन्होंने मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया है। रिजवान भी वैसे बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से एक ही बंदा बैटिंग कर रहा है, वो रिजवान ही है, और ज़बरदस्त वो बैटिंग कर रहा है, और रिजवान और स्काई के दरमियान कंपटीशन बड़ा हाई है। T20 में नंबर 1 बनने के लिए कंपटीशन बड़ा आई है। एक तरफ स्काई कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ रिजवान कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी जो है वो नंबर 1 पर चला जाता है 2022 के एंड होने से पहले पहले, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल स्काई जिस स्पीड के साथ जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाले नहीं है भाई साहब। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर जो है वो इंडिया ने बड़े आराम के साथ ये टारगेट चेस कर लिया, और सीरीज़ का आगाज़ इंडिया ने बड़ा अच्छा किया। हालांकि हमें मालूम है कि जो लास्ट सीरीज़ हुई थी 5 मैचेस थे इंडिया और साउथ अफ्रीका के, 4 मैचेस हुए थे, 2 इंडिया ने जीते, जो 2 साउथ अफ्रीका ने जीते। बारिश हो गई, डिसाइडर जो है वो नहीं हो सका, और सीरीज़ का कोई फैसला डिसाइड नहीं हो सका, और जो है वो ये सीरीज़ बराबर रही थी। लेकिन अब इंडिया के पास मौका है कि एक मैच 2 से आपको और जीतना है,
और ये सीरीज़ आप जीत सकते हैं, जो कि आप इससे पहले साउथ अफ्रीका से कभी यहाँ पर नहीं जीते हुए थे। तो इंडिया के पास बड़ा मौका है यहाँ पर। बहरहाल उसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट मैच में जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अपनाए जाएंगे उनके हवाले से बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो न्यू रूल्स आए हैं भाई साहब। अगर कैच हो जाएगा, अगर नेक्स्ट मैच से ये सब रूल्स जो अप्लाई होंगे भारत के मैच में, कि अगर आप कोई बल्लेबाज शॉट खेलता है तो कैच हो जाता है बाउंड्री के पास, और अगर देखा जाए तो दोनों बैट्समैन जो है वो क्रॉसिंग कर लेते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, तो नॉन स्ट्राइकर जो होगा वो क्रीज के ऊपर नहीं होगा, वो जो है बैटिंग नहीं करेगा, बल्कि नया आने वाला बल्लेबाज बैटिंग करेगा। यानी कि कैच की सूरत में कोई क्रॉसिंग मानी नहीं जाएगी। तो जो नया बल्लेबाज आएगा वही जो है बैटिंग करेगा। तो ये एक रूल जो है वो अपनाया जाएगा, ये रूल जो है बदल दिया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्रीज के अंदर अगर देखा जाए तो जल्दी आना पड़ेगा आपको, क्रीज के अंदर जल्दी आना पड़ेगा। ये क्या मामला है? ये मामला है कि अक्सर ये होता था कि 90 सेकंड के अंदर जब बल्लेबाज आउट हो जाता था कोई, तो दूसरा जो नया बल्लेबाज आता था उसे 90 सेकंड के अंदर जो है क्रीज के अंदर पहुंचना होता था। लेकिन अब इसको बदल लिया गया है। अब आपको T20 और ODI में 90 से भी पहले बहुत जल्दी जो है वो आपको क्रीज के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। जल्दी पहुंचेंगे तो इसको आपको नुकसान हो सकेगा। बाद में आपके जब लास्ट ओवर्स होंगे उसमें एक फील्डर अंदर आ सकता है, क्योंकि अगर आप जो है वो थोड़ा लेट कर देंगे ओवर्स तो। लेकिन उसके बाद ये जो असूल है ये टेस्ट में वैसा के वैसा ही रहेगा। टेस्ट क्रिकेट में आप 90 सेकंड के अंदर ही आ सकते हैं क्रीज के ऊपर, लेकिन T20 और ODI में 90 सेकंड से पहले आपको क्रीज के आना पड़ेगा, यानी कि इससे भी जल्दी आपको क्रीज के अंदर आना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो डेड बॉल होगा, यानी कि पिच से बाहर अक्सर जो बॉल होता है, पिच से बाहर होता है, बहुत पीछे जो है वो बॉल जो है वो टिप्पा खाता है। उसके बाद क्या होता है, बैट्समैन को बहुत आगे जाके जो है वो इसको शॉट खेलना पड़ता है। तो इसको भी बदल लिया गया है। जिस बॉल पे बैट्समैन को आधे पिच पे जाके जो है उस बॉल तक पहुंचना पड़े, या बॉल जो है पिच से बाहर होगा, उस बॉल को डेड बॉल करार दिया जाएगा, और उस पर प्लेंटी स्कोर भी जो है वो बल्लेबाज को मिलने वाले हैं। तो ये भी जो है वो रूल बदल लिया गया है। ये भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा इसी ये जो 2 दिन के बाद मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा इस मैच में। उसके बाद मनकट के हवाले से फैसला हो गया है भाई। ये जो आपको बताया दीप्ति शर्मा ने भी जो है वो शार्लिन डेन को आउट किया था लास्ट इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के मैच के दरमियान, जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो जन्म ले गई थी। उसको अब जो है वो दोबारा से ये जो है वो लीगल रन आउट के तौर पर करार दिया गया है। और जब मनकट कोई करेगा, जब मनकट तो नहीं, अब उसको रन आउट का नाम दिया गया, जब ये कोई करेगा तो इस पर कोई बंदा सवाल नहीं उठा सकेगा, ये एक लीगल रन आउट के तौर पे माना जाएगा। तो ये भी जो है वो असूल बदल लिया गया है। ये भी नेक्स्ट मैच से लेके लागू हो जाएगा। उसके बाद रोहित शर्मा ने भाई साहब अगर देखा जाए तो MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा कैसे है रोहित शर्मा ने? एक साल में सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीतने वाले रोहित शर्मा भारत के पहले कप्तान बन गए हैं। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो MS धोनी के पास था। रोहित शर्मा ने अब जो है वो 16 T20 मैच जीत के MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। तो हिटमैन का ये दौर जो है बड़ा कमाल का जा रहा है, लेकिन उनकी अपनी फॉर्म जो है वो उस तरह से नहीं जा रही है, जो कि भारत के लिए परेशानी का सबब है। और वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है भारत के लिए। अब हम बात करेंगे भाई साहब किसके हवाले से? पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से। पाकिस्तान की टीम कल का मैच जीत गई है, बहुत अच्छा, शाबाश। लेकिन बैटिंग को नहीं, बॉलिंग को, क्योंकि बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम ये मैच जीती है भाई। बैटिंग हमारी 0/0 है, बैटिंग ने कुछ नहीं किया। एक रिजवान को साइड पे रखते हैं, रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन क्या हर मैच में रिजवान ने ठेका उठाया हुआ है कि रिजवान स्कोर बनाएगा, बाकी सारे जो है वो सिर्फ खाने के लिए हैं और सिर्फ बातें करने के लिए हैं, या सिर्फ जीतने के बाद छाती जो है वो चौड़ी करके चलने के लिए हैं, बाकी स्कोर बनाने के लिए ये नहीं है क्या? आप देखें पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग की, 145 स्कोर जो है पाकिस्तान की टीम बना सकी, और अगर देखा जाए ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम 145 पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो अपने होम ग्राउंड्स में 145 पर ऑल आउट, 150 स्कोर आपसे नहीं बन पा रहा है। उसके बाद जब स्कोर बनाने डिफेंड करने की बारी आई तो हमेशा की तरह हमारी पाकिस्तानी बॉलिंग ने स्कोर जो है वो डिफेंड कर लिया। अब अगर देखा जाए तो वहां पर स्टार्टिंग में भी बॉलिंग अच्छी हुई, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग हुई, लेकिन आखिरी ओवर में 15 स्कोर चाहिए थे,
आमिर जमाल को जो है वो आखिरी ओवर थमाया गया और वो बंदा हीरो बन गया भाई। और उसके पास एक्सपीरियंस था, T20 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मर है, वो डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्म किया हुआ था, तो इसलिए वो अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस के साथ जो बॉलिंग कर रहा था। और सबसे अच्छी उस लड़के की चीज़ मुझे नज़र आई है कि अपनी स्ट्रेंथ से हट के उसने कुछ नहीं किया है, लगातार वो यार्कर्स पे यार्कर कर रहा था। और मोइन अली की कमज़ोरी क्या है? मोइन अली की कमज़ोरी यही है कि उसे आप लगातार आप ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करें और आप उसे जो है वो वाइड यार्कर्स करें। और आमिर जमाल ने उस पूरे ओवर्स में वाइड यार्कर पे वाइड यार्कर किए। एक जो है वो उनको फुल टॉस बॉल पड़ गया था और उस पर छक्का पड़ गया, लेकिन बाकी सब बॉल्स उसने जो है वो यार्कर्स किए और कमाल की उसने बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है, हीरो बन गया ये लड़का। और ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आरएस रऊफ लास्ट ओवर में अपने स्कोर खा गया, लेकिन स्टार्टिंग में उसने भी अच्छा किया, कोई शक नहीं है इसने कि आरएस रऊफ ने अच्छा किया। इफ्तिखार अहमद को मौका मिला, उसने जो है वो आपको एक विकेट लेके दे दी। और बॉलिंग वो दोनों मैचेस से अच्छा कर रहा है, बैटिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग वो दोनों मैचेस से इफ्तिखार अहमद ने अच्छी की है। तो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो नवाज से ओवर ही नहीं करवाए गए, टोटल 2 ओवर में जो है वो उसने बहुत थोड़े स्कोर दिए हुए थे, 7 के 8 स्कोर, और उसने एक विकेट भी ली, लेकिन उससे बाबर आजम ने पूरे ओवर्स ही नहीं करवाए। ये समझ से बालातर है बात कि कभी आप इफ्तिखार से पूरा एशिया कप ओवर नहीं करवाते, कभी आप अपने मेन बॉलर नवाज जैसे बॉलर से जो पूरे ओवर्स नहीं करवाते। ये सोचने वाली बात है कि बाबर आजम कर क्या रहे हैं, उनके माइंड में चलता क्या। बहरहाल इस पर तनकीद नहीं करूंगा, बॉलिंग पे तनकीद नहीं करूंगा, क्योंकि बॉलिंग की वजह से ही हमारी इज्जत हमेशा बचती हुई आई है। और लास्ट मैच में भी बॉलिंग नहीं हमें बचाया है, लेकिन कब तक? क्यों आप जो है वो सारा मलबा, सारा जो है वो प्रेशर अपनी बॉलिंग पे हमेशा डालते हैं? क्या हमारे बल्लेबाज जो हैं वो खेलने के लिए नहीं आते? क्या हमारे जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? रिजवान एक हर मैच में स्कोर बना रहा है, बाबर आजम एक आध मैच में स्कोर बनाते हैं, बाकी बाबर आजम भी फेल हैं, लेकिन बाबर आजम किसी मैच में आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाते हैं। इसलिए बाबर और रिजवान के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। बाबर का स्ट्राइक रेट आप देखें, 75 का स्ट्राइक रेट, यार T20 में यह स्ट्राइक रेट नहीं होना चाहिए। आपका स्ट्राइक रेट बहुत खराब स्ट्राइक रेट है, पावर प्ले में आके आपका अगर 75 का स्ट्राइक रेट है तो फिर आप कहां पर खेलेंगे? अपने होम ग्राउंड्स में, छोटी बाउंड्रीज, पावर प्ले में 70-75 का स्ट्राइक रेट, ये आपके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से बाबर को थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने स्ट्राइक रेट के बारे में। बहरहाल बाबर और रिजवान को निकाल लेते हैं, क्योंकि बाबर और रिजवान ने क्या हमेशा ठेका उठाया हुआ है कि यही दोनों स्कोर बनाएंगे, बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी अगर देखा जाए तो आपके आसफ अली की बात करें तो ये कहते हैं जी मैं छक्के लगाता हूँ जी, 150 छक्के लगाता हूँ नेट्स में, 100 छक्के लगाता हूँ। भाई कहाँ पर लगाते हैं? यहाँ पर छक्के लगाने हैं, जहाँ पर छक्के लगाने हैं वहाँ पर आपसे लग नहीं रहे हैं तो कहाँ पर लगाते हैं? ये कल आपने मेरी वीडियो अगर देखी है, मैं लाइव आया हुआ था, मैंने बोला था कि अगर बाबर और रिजवान आउट हो जाते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित होगा और ये 150 स्कोर भी नहीं बना पाएंगे। और वैसा ही हुआ, 145 पर देर हो गए। आप देखें आसफ अली, मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ कि यार ये कोई 5-7 ओवर का प्लेयर नहीं है, इसकी जब भी पहले बैटिंग आती है इसकी बैटिंग एक्सपोज हो जाती है, ये जो अब आउट होकर चला जाता है। आसफ अली 1 ओवर का प्लेयर है, 2 ओवर्स का प्लेयर है, ये आपको 1-2 ओवर के अंदर 2-3-4 छक्के लगा के दे सकता है, वो भी तुक्के पे, ठीक है। तुक्के पे लग जाते हैं कभी कभी, ये आउट हो जाते हैं, ठीक है। आसफ अली जैसा एक बल्लेबाज आप, ठीक है, मानते हैं प्लेइंग 11 में आप रख सकते हैं, क्योंकि एक आपको ऐसा ऑडिटर जरूरत होता है, ठीक है। आसफ अली को आप रख लें, उसने कहीं कहीं परफॉर्म भी किया है। लेकिन उससे पहले आप देखें कि हमारे हैदर अली क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं है, बॉल कहीं जा रहा है, बैट कहीं घुमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है, बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं हैदर अली पूरी सीरीज में। ऐसा लग रहा है कि यार इनको वापस जो है वो जाना चाहिए डोमेस्टिक में, और इनकी अभी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो अभी इनकी जगह नहीं बनती है, जैसी इनकी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल ज़ीरो। फिर अगर देखा जाए उसके बाद आप देखें शान मसूद, एक मैच में परफॉर्म किया, उसके बाद दूसरे मैच में ठुक 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 करते रहे, और कल भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल गलत शॉट खेल के ये जनाब भी जो है वो आउट होके चलते बने। फिर इफ्तिखार अहमद की बात करें, और भाई इस बंदे को रखा किस लिए हुआ है? इससे बैटिंग होती नहीं है, आके जब इसको 8वें ओवर में बैटिंग मिलती है वहाँ पर नहीं होती है, इसको 15वें ओवर में बैटिंग मिलती है वहाँ पर नहीं होती है, 19वें ओवर में आके बैटिंग मिलती है वहाँ पर भी 6 बॉलों पर 6 स्कोर बना के चले जाते हैं। तो भाई ऐसे पावर हिटर से आप ऐसे ही बेहतर है मेरे ख्याल से। स्कोर तो इन्होंने बनाना नहीं है, एक स्कोर बनाना नहीं है, इन्होंने बॉल्स खेल के सारा जो है वो सत्यानाश कर देते हैं पूरी टीम की, सारे खिलाड़ी, और बाबर और रिजवान के कंधे पर डाला हुआ है इन्होंने। और हमेशा कब तक यार हमें हमारी बॉलिंग जितवाएगी?
कब तक? आप यकीन माने कि हमारे मिडिल ऑर्डर में एक भी काम का प्लेयर नहीं है, सारा आपने कचरा इकट्ठा किया हुआ है, कचरा जिसको बोलते हैं। एक भी, सब किसी दिन एक दिन परफॉर्म कर देते हैं, कोई 20-25 स्कोर बना देते हैं, हम खुश हो जाते हैं जी पाकिस्तानी, क्यों जी आसफ अली ने स्कोर बना दिए, खुशदिल ने स्कोर बना दिए, इफ्तिखार ने स्कोर बना दिए, हैदर ने स्कोर बना दिए। लेकिन यकीन माने ये सब एक आध मैच में तुक्के पे स्कोर बनाते हैं, तुक्के पे कोई छक्के लग जाते हैं, 2-3 25-30 स्कोर बन जाता है 10-12 बालों पर, तो वाह वाह मच जाती है। लेकिन इनके अंदर मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई स्किल्स हैं, कोई टैलेंट है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यकीन माने आप तुक्के के ऊपर स्कोर बनाते हैं और आप सब लोग इन्हें आसमान पे उठा लेते हैं। एक बाबर और रिजवान जो है वो कंसिस्टेंट हैं, बाकी कोई भी बंदा कंसिस्टेंसी के साथ क्या बिल्कुल स्कोर ही नहीं बना रहे हैं। यार मुझे समझ नहीं आती कि ये यस मैन चीफ सेलेक्टर हैं, जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट नज़र नहीं आती, डोमेस्टिक में लड़के नज़र नहीं आते। वहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में लड़के खेल रहे हैं, अपनी अपनी टीमों को जितवा रहे हैं। क्या वो टीमें मिडिल ऑर्डर के बगैर जीत रही हैं? क्या उन टीमों में मिडिल ऑर्डर का कोई कमाल का प्लेयर नहीं है? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई मिडिल ऑर्डर का अच्छा प्लेयर नहीं है कि इसी कचरे को आप बार बार जो है वो डस्टबिन से निकाल के बार बार टीम में ले आते हैं? इनको आप निकालने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बॉलिंग पे तनकीद नहीं करता, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, कमाल की हुई है, हमारी बॉलिंग ही हमेशा हमें जितवाती है। कल जैसे बॉलिंग हुई है, कमाल हुआ, हम जीत के। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं कि टीम जीत जाए तो टीम की गलतियों को भूल जाए। भाई बैटिंग, घटिया तरीन बैटिंग की है इन्होंने। यार अपने ग्राउंड्स पे 58 मीटर की बाउंड्री रख के, अपने पसंद की पिचेस बना के आप वहां पर मैच जो है वो इतनी मुश्किल से जीत रहे हैं। आप 150 स्कोर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप कहां पर जीतेंगे? आगे ऑस्ट्रेलिया में जाके आप क्या करेंगे? न्यूजीलैंड में जाके आप क्या करेंगे? वहां पर तो आप बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। ये यहां पर ऐसी परफॉर्मेंस अगर इंग्लैंड से देखने को मिले तो हम मान लें यार कि उनकी पसंद की पिचेस नहीं है, वो अपनी पसंद की पिचेस पर नहीं थे, वो किसी की पिच पर आके खेल रहे थे। वो एशियन पिचेस पर हमेशा स्ट्रगल करते हैं, वो एशिया पे में आके खेल रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मुश्किल में, उन्होंने जब भी पहले बैटिंग किया है उन्होंने आपको 200 स्कोर लगाया, 208 लगाए, 221 स्कोर उन्होंने आपके खिलाफ लगाए। और वो पहले बैटिंग करते हैं, उनकी इंटेंट नजर आती है, उनकी कोशिश होती है कि हमने कम से कम 200 स्कोर लगाना है पाकिस्तान के खिलाफ। हम जब पहले बैटिंग करते हैं हम 150 स्कोर भी नहीं बना पाते। पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइज आपसे नहीं हो पाता। यार पावर प्ले का मकसद क्या क्या आपको ये पता है? गलतियां इंग्लैंड से भी होती हैं अगर देखा जाए तो। वो जब स्कोर चेज कर रहे होते हैं वो भी काफ़ी प्रेशर में नजर आते हैं, और पावर प्ले का वो भी उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। पावर प्ले में वो विकेटें दे देते हैं। उनको भी अपनी गलतियों से सीखना होगा। लास्ट पे आके जब मैच फिनिश करना होता है, सेकंड लास्ट मैच में हमने देखा कि डॉसन आके जो मैच बनाया उसने, और आखिर पे आके गलत शॉट खेल के वो चले गए। कल भी जो है मोइन अली उस तरह से फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन वो गलतियां करें अगर तो मानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि यार वो एशिया में आके खेल रहे हैं, वो अपनी कंडीशंस में आके नहीं खेल रहे हैं, वो डिफरेंट कंडीशन में आके खेल रहे हैं। तो यहां पर वो गलतियां करें अगर मानने वाली बात है। लेकिन वो तो आपको पिटाई चाड़ रहे हैं, वो आपको 221 स्कोर यहां पर बना गए हैं। लेकिन आपकी बैटिंग अपने मैदानों पर अगर ऐसे करेगी तो भाई बाहर जाके आप क्या करेंगे? इंग्लैंड अगर देखा जाए तो वो भी जो है वो उस तरह से नहीं कर पा रहे जब वो चेज करते हैं। पर जितना आसान हो जाता है जब आप पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइज करते हैं। अगर देखा जाए तो बाद में अगर देखें तो बॉल जो है रिवर्स होने लगता है और काफ़ी मुश्किल पेश आती है बल्लेबाजों को। लेकिन इंग्लैंड की टीम फिर भी इंटेंट नजर आ रही है उनकी जानब से, और वो कोशिश, वो पहले बैटिंग करते हैं तो वो 200 स्कोर बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वो सेकंड पर बैटिंग करते हैं तो फिर भी अगर देखा जाए तो उनके कुछ बल्लेबाज तो अच्छा करते हैं। लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल जो है वो टस से मस नहीं है उनको, और बिल्कुल फेल हो रहे हैं। फिर अगर देखा जाए तो जब मैच के बाद अगर देखा जाए तो जब इंटरव्यूज़ होते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, वहाँ पर उनसे कोई बंदा ऐसा सवाल नहीं पूछता है। सब रात को अब बॉलिंग ने अच्छा किया, सारे बॉलिंग के हवाले से पूछ रहे हैं, यार अमर जमाल को आपने कैसे ओवर दे दिया, अमर जमाल ने कैसे ओवर किया, किसके माइंड में ये बात आई। लेकिन किसी ने बाबर आजम से ये नहीं पूछा कि आपकी बैटिंग क्या कर रही है। किसी ने ये नहीं पूछा कि मिडिल ऑर्डर क्या करेगा, ये कब परफॉर्म करेगा। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, आप लगातार इससे क्यों खिला रहे हैं। ये सवाल कोई बंदा नहीं पूछता है। यानी कि सिर्फ वो सवाल पूछने हैं जो उनको पसंद है। यार बॉलिंग ने अच्छा किया वो सबको पता है, उसके हवाले से सवाल पूछना नहीं बनता। जितना ज्यादा बनता है कि आप बैटिंग के हवाले से सवाल पूछें, क्योंकि हमारी बैटिंग अच्छा नहीं कर रही है। सवाल पूछेंगे तो उनको एहसास होगा कि यार हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। उन्हें तो टस से मस नहीं है। बाबर आजम कह रहे हैं मुझे अपनी टीम पर यकीन है, और भाई आपकी बॉलिंग जितवा रही है। बॉलिंग अगर ना जितवाए तो आपके यकीन की धज्जियां उड़ जानी है।
तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। बहरहाल अच्छा किया पाकिस्तानी बॉलिंग ने और पाकिस्तान की टीम जीत गई है, आमिर जमाल ने अच्छा किया। अब कुछ लोग देखें, हम जो है बहुत जल्दी हवा में उठा लेते हैं। एक बंदे ने एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया और पाकिस्तान के कुछ फैंस ने शोर डाल लिया है कि आमिर जमाल को वर्ल्ड कप में लेके जाओ। और यार ये आप कोई सोच के काम करें यार, एक परफॉर्मेंस पर आप वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। ऐसे ही हैदर अली ने एक आध मैच में परफॉर्म किया, लोगों ने शोर डाल लिया हैदर अली जी दूसरा रोहित शर्मा है, हैदर अली जी स्काई जैसा है, हैदर अली हार्दिक पांड्या जैसा है, पता नहीं क्या क्या बना दिया हैदर अली को, और इस बेचारे को इतने जल्दी डेब्यू करवा दिया। और अब अगर देखा जाए तो उसकी बैटिंग बिल्कुल जीरो है, एक्सपोज हो जाता है वो। बाहर की कंडीशन तो वैसे ही वो चल नहीं पाता, लेकिन पाकिस्तान में भी जो है वो उसके सामने ज़रा सी पेस आ जाए तो उसके सामने बिल्कुल जो है वो पागल हो जाता है। तो ऐसे ही अब आमिर जमाल को यार इससे खिलाओ, अभी छोटी टीम्स के खिलाफ खिलाओ, इसे बायलैटरल सीरीज खिलाओ, यकदम उसे वर्ल्ड कप में फेंक देना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो बहरहाल इतने जल्दी जो है वो ऐसे फैसले नहीं किए जाने चाहिए। उसके बाद संजू सैमसन के हवाले से सौरव गंगोली ने बोला है कि भाई संजू सैमसन के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वर्ल्ड कप में नहीं है, वर्ल्ड कप में नहीं है। तो वर्ल्ड कप में तो वो नहीं है, हालांकि परफॉर्मेंस उसने अच्छी दिखाई है आईपीएल में भी, और भारत की तरफ से भी जब जब खेला उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बदकिस्मती से वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने बोला कि 100% कन्फर्म है कि वो ये जो ओडीआई स्क्वाड होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें जो है वो संजू सैमसन भारत की टीम का हिस्सा होंगे और वाइस कप्तान भी संजू सैमसन होने वाले हैं भारत की टीम का। तो ये संजू के फैंस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। तो सौरव गंगोली ने जो है ये खुशखबरी सुना दी है संजू सैमसन के हवाले से। बहरहाल वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं किसी और शो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।